Good morning students. My name is Vijay Gupta and you are watching Biology classes. तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम अपनी एनिमल किंगडम की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए लेकर आए हैं एक नया टॉपिक जिसका नाम है क्लास मैमालिया यानी कि स्तनधारी वर्ग। हम सभी जानते हैं कि हम एनिमल किंगडम चैप्टर पढ़ रहे हैं इस वक्त, और एनिमल किंगडम चैप्टर का मतलब है जंतु जगत। अब जंतुओं में मैंने आपको अलग अलग फाइलम्स पढ़ाए, उन्हीं फाइलम्स में एक फाइलम आपको पढ़ाया गया कॉर्डेटा यानी कि हड्डी वाले जंतुओं का, और उसी फाइलम कॉर्डेटा का ये हमारा लास्ट क्लास है जिसका नाम है क्लास मैमालिया या फिर स्तनधारी। ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें हम लोग यानी कि ह्यूमंस को रखा गया है। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास की वीडियो आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए। कॉम्पिटिशन्स में बहुत सारे सवाल क्लास मैमालिया से पूछे जाते हैं, और वैसे तो बहुत सारी बातें हैं इस वीडियो में, लेकिन मैंने कोशिश की है कि जो कुछ खास पॉइंट्स हैं, इतने सारे पॉइंट्स में से मैंने कुछ सेलेक्टेड पॉइंट्स जिनको बार बार नीट के एग्ज़ाम में या CPMT के एग्ज़ाम में पूछा जाया करता था, तो उनका यहाँ पर एक कलेक्शन है। और साथ ही साथ एक ही महत्वपूर्ण एनिमल जो कि एक मैमल है चिंपैंजी, उसके बारे में भी थोड़ी सी एक नॉलेज मैं आपको देने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो वर्ड है मैमालिया, ये कहाँ से आया और इसका मतलब क्या होता है। तो आपको देखना है कि ये जो मैमालिया है ये लैटिन से आया है। मैमालिया वर्ड लैटिन से आया है, और लैटिन में एक वर्ड होता है मैमा, और मैमा का मतलब होता है ब्रेस्ट। और हम सभी जानते हैं कि ब्रेस्ट का मतलब क्या है, फीमेल के सीने को ब्रेस्ट कहते हैं, जहाँ पर स्तन ग्रंथियाँ यानी कि मेमोरी ग्लैंड्स पाई जाती हैं। तो स्टूडेंट्स, ये था वर्ड का मतलब। मैमालिया शब्द का मतलब क्या हुआ, ऐसे जंतु जिनमें मेमोरी ग्लैंड्स या स्तन ग्रंथियां पाई जाएं, उन्हें हमने कहाँ रखा है, क्लास मैमालिया में। और ये क्लास मैमालिया का सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है कि इनमें मेमोरी ग्लैंड्स पाई जाती हैं। आप कह सकते हैं ये एक पिक्यूलियर कैरेक्टर, विभेदक लक्षण है कि इनमें मैमल्स में क्या होता है, मेमोरी ग्लैंड्स होती हैं। इसके बाद अगर मैं बात करूं इंट्रोडक्शन की, तो इंट्रोडक्शन में पहला पॉइंट आपने क्या लिखा है, दैट इज अबाउट 5000 लिविंग स्पीशीज। इस क्लास में लगभग 5000 क्या हैं, लिविंग स्पीशीज हैं। लिविंग स्पीशीज का मतलब जो प्राणियां जीवित हैं पृथ्वी पर, उन्हें हम लिविंग स्पीशीज में रखेंगे। तो लगभग 5000 के आसपास लिविंग स्पीशीज आती हैं। मैमोलॉजी इज द स्टडी ऑफ मैमल्स। मैमल्स के अध्ययन को मैमोलॉजी, स्तनधारी विज्ञान, द स्टडी ऑफ मैमल्स इज नोन एज मैमोलॉजी, उसे हम मैमोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपको बताया गया है सीनोजोइक इरा। जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया कि एक टाइम पीरियड है, जब से हमारी पृथ्वी बनी है तब से आज तक के टाइम को अलग अलग इराज में बांटा गया है। उसी में एक टाइम पीरियड था जिसका नाम था सीनोजोइक इरा, जिसे कहा जाता है एज ऑफ मैमल्स। यानी पृथ्वी पर मैमल्स का सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट कब हुआ है, सीनोजोइक इरा में हुआ है, इसलिए इट इज़ द एज ऑफ मैमल्स। मैमल्स की एज कहा जाता है इसको। अब हम बात करेंगे जनरल कैरेक्टर्स की। तो चलिए, जनरल कैरेक्टर्स को समझने के लिए बहुत ही आसान तरीका है कि हम सभी जानते हैं कि ह्यूमंस यानी हम लोग, मानव, इसी क्लास में आए हैं। अब जाहिर सी बात है कि हमारी बॉडी के अंदर जो भी हमें दिख रहा है हम इजीली समझ पाएंगे, क्योंकि ये सारे कैरेक्टर हम अपनी बॉडी में भी देख सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने यहाँ पर चिंपैंजी को बनाया हुआ है। आप ह्यूमन की बॉडी को लेकर, चिंपैंजी को लेकर, या किसी भी अन्य एनिमल को जो कि मैमल है, समझ सकते हैं सारे पॉइंट्स को बहुत ही आसान तरीके से। तो सारे पॉइंट्स बहुत ही आसान होने वाले हैं। चलिए, तो पहले पॉइंट की बात करते हैं। दे आर मोस्टली टेरेस्ट्रियल। टेरेस्ट्रियल का मतलब होता है स्थलीय। ऐसे जंतु जो ज़मीन पर पाए जाते हैं उन्हें हम टेरेस्ट्रियल कहते हैं। सम आर एक्वेटिक, कुछ जलीय हैं। एक्वाटिक का मतलब पानी में होता है, जैसे कि आपने सुना है ब्लू व्हेल। तो ब्लू व्हेल क्या है, एक स्तनधारी है, मैमल है, डॉल्फिन है। तो कुछ मैमल्स होते हैं जो कहाँ पाए जा रहे हैं, पानी में, तो वो क्या हो गया, एक्वाटिक हो गया। तो ये जलीय हैं, एक्वाटिक हैं। फिर एरियल। एरियल का मतलब क्या है, वायवीय। कुछ ऐसे भी जंतु हैं जो हवा में उड़ते हैं। अब इसका जो बेस्ट एग्जाम्पल है वो है टैरोपस मीडियस, जिसे हम हिंदी में चमगादड़ और इंग्लिश में बैट के नाम से जानते हैं। वैज्ञानिक नाम इसका क्या है, टैरोपस मीडियस। आपको मैं दिखाना चाहूँगा, यहाँ पर मेरे पास एक स्पेसिमेन भी है। अब आप इसे देख पा रहे होंगे, उम्मीद कर रहा हूँ सबको विजिबल होगा। तो इस स्पेसिमेन में आप ध्यान से देखिए कि आपको यहाँ पर एक चमगादड़ यानी बैट दिखाया गया है। अब इसमें जो इसके आगे वाले पैर हैं वो विंग्स में बदल गए हैं। त्वचा होती है, स्किन होती है, स्किन के बने हुए हैं, और इनको हम उड़ने के काम में चमगादड़ प्रयोग करते हैं। तो आपने देखा कि कुछ ऐसे भी मैमल्स हैं
जो हवा में उड़ते हैं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैंने आपको क्या बता दिया, बैट बता दिया। इसके बाद आपको बताना चाहूँगा कि नेक्स्ट पॉइंट में हेयर्स आर प्रेजेंट। मैमल्स की बॉडी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण लक्षण क्या है कि इनकी बॉडी पर हेयर्स पाए जाते हैं। हेयर्स का बना हुआ एक्सोस्केलेटन है, बाह्य कंकाल है, तो त्वचा पर हेयर्स हैं, जैसे कि आप यहाँ चिंपैंजी में देख सकते हैं बहुत सारे, पूरी बॉडी हेयरी है। मनुष्य में भी हेयर्स पाए जाते हैं, हालांकि अब कम होते चले जा रहे हैं इवोल्यूशन की वजह से, लेकिन आपको पता है कि हेयर्स बॉडी पर होते हैं। किसी भी मैमल को आप देखिए, चाहे वो गाय हो, कुत्ता हो, बकरी हो, बिल्ली हो, कोई भी एनिमल है जो कि मैमल है, उसमें क्या होंगे, बॉडी पर हेयर्स पाए जाएंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर इज प्रेजेंस ऑफ मेमोरी ग्लैंड्स। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था कि मेमोरी ग्लैंड्स यानी कि स्तन ग्रंथियां पाई जाती हैं और ये इनका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर होता है। तो क्लास मैमेलिया का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण प्रेजेंस ऑफ मेमोरी ग्लैंड्स यानी कि स्तन ग्रंथियां पाई जाती हैं। और आपको बता दूं कि ये मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड्स होती हैं। स्वेट ग्लैंड्स क्या हैं, हमारी स्किन पर जो त्वचा पर जो पसीने की ग्रंथियां होती हैं, इन्हें शुद्ध भाषा में श्वेत ग्रंथियां कहते हैं, इंग्लिश में स्वेट ग्लैंड्स बोलते हैं। तो स्वेट ग्लैंड्स जो हैं उन्हीं का रूपांतरण होती हैं, मतलब जो महिलाओं में या पुरुषों में जो स्तन ग्रंथियां पाई जा रही हैं, मेमोरी ग्लैंड्स पाई जा रही हैं, ये किससे बन जाती हैं, ये स्वेट ग्लैंड के मॉडिफिकेशन से, रूपांतरण से बन जाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है बॉडी इज डिवाइडेड इनटू हेड, नेक, ट्रंक एंड टेल। बॉडी में आपको पता है कि क्या होता है, हेड है, नेक है, ट्रंक है और टेल है। अब टेल मनुष्य में तो नहीं होती, लेकिन बाकी लगभग सभी मैमल्स में टेल पाई जाती है। इस डायग्राम में इसकी टेल छुपी हुई है बैक में, इसलिए नहीं दिख रही है आपको, बाकी आप देख पा रहे हो बॉडी में हेड हो गया, नेक हो गया, ट्रंक हो गया और पीछे की तरफ क्या होगी, टेल होगी। तो कुल मिलाकर इनकी बॉडी 4 पार्ट्स में बटी होती है। मैमल्स में यानी जो ह्यूमंस हैं, मनुष्य हैं, इनमें टेल नहीं है क्योंकि इवोल्यूशन यानी विकास की प्रक्रिया में जो टेल थी वो डिजेनरेट हो गई। आगे जब मैं इवोल्यूशन पर वीडियो बनाऊंगा तब आपको बताऊंगा कि क्या इसका रीज़न था। नेक्स्ट पॉइंट है आपका लिम्स आर 2 पेयर्स। लिम्स का मतलब हम अब तक समझ चुके हैं इतने वीडियोस को देखने के बाद में कि लिम्स का मतलब है हाथ पैर, आगे वाले हाथ यानी 4 लिम्ब और पीछे वाले हाइंड लिम्ब। तो लिम्स यहाँ पर कितने हैं, 2 पेयर यानी 4 कुल मिलाकर, इसीलिए हमने टेट्रापोडा कहते हैं। तो आप देख सकते हो आगे वाले को हम क्या कह रहे हैं, 4 लिम्स, और पीछे वालों को हम क्या कह रहे हैं, हाइंड लिम्स। तो लिम्स कितने हो गए, 2 पेयर्स हो गए। पेंटाडेक्टाइल, पेंटाडेक्टाइल का मतलब है कि जब कभी लिम्स में 5 उंगलियां हों तो हम कहेंगे पेंटाडेक्टाइल। पेंटा माने 5, ओके। एडॉप्टेड फॉर वेरियस मोड्स। अब ये बात ध्यान से समझने वाली है। देखिए मैमल्स में अगर हम लिम्स की बात करते हैं तो आपने देखा होगा कि कई तरह के लिम्स होते हैं। चलिए फॉर एग्जांपल मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाता हूँ। जैसे मैंने आपसे कहा कि अगर हम किसी हॉर्स को देखते हैं तो हमें उसके पास कुछ इस तरीके के लिम्ब दिखाई देते हैं। अब आप चाहे हॉर्स को देख लें, काऊ को देख लें, कई ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनमें हमें लिम्स ऐसे दिखाई देते हैं, ओके। इसके अलावा कुछ आपके ऐसे भी एनिमल हैं जिनमें हमें लिम्स कुछ इस तरीके के दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो ये भी एक टाइप हो गया। इसके अलावा अगर हम देखते हैं ह्यूमन बींग्स को तो आपको पता है कि हमारे पास जो लिम्स हैं उनकी भी एक अलग वैरायटी है, एक अलग कैटेगरी है, अलग कैटेगरी है। तो कुल मिलाकर जो लिम्स हैं, जो हाथ पैर हैं, वो सभी के अलग अलग तरीके के हैं। अब क्यों अलग अलग तरीके के हैं ये भी हम जानते हैं। यहाँ पर अलग तरीके के इसलिए हैं क्योंकि आपको बता दूं कि सभी की लाइफ में उनकी जो लाइफ है वो अलग अलग तरह की होती है, क्योंकि वो अलग अलग तरह के हैबिटेट पाए जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं बात करूं, कुछ ऐसे हैं जो चलते हैं वॉकिंग के लिए, तो अडॉप्टेड फॉर वेरियस मोड। कौन कौन से वेरियस मोड, चलने के लिए यानी कि वॉकिंग, दौड़ने के लिए इस टाइप के, रनिंग के लिए हो गए, कुछ के क्लाइंबिंग के लिए, चढ़ने के लिए, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर। तो ये क्या है, कुछ एरियल उड़ने के लिए, जैसे मैंने भी आपको बैट में दिखाया। तो कुल मिलाकर इनके जो लिम्स होते हैं वो अलग अलग तरह से मॉडिफाई हो जाते हैं, क्योंकि सभी को वेरियस मोड्स ऑफ लाइफ, जीवन की अलग अलग तरह की दशाएं देखने को मिलती हैं। सबकी लाइफ अलग अलग है, तो रनिंग, वॉकिंग, क्लाइंबिंग सभी अलग अलग तरीके से मॉडिफाई हो जाते हैं। तो लिम्स की बात हो गई। इसके बाद आपको बताया गया नेक्स्ट पॉइंट में, स्किन इज ग्लैंडुलर। त्वचा पर ग्लैंड्स पाई जाती हैं। स्किन कैसी है, ग्लैंडुलर है और कंटेनिंग स्वेट एंड सिबेसियस ग्लैंड्स। सिबेसियस ग्लैंड्स को हम ऑयल ग्लैंड्स भी कहते हैं,
तेल ग्रंथियां, और स्वेट ग्लैंड्स मैंने अभी आपको बताया पसीने की ग्रंथियों को कहते हैं स्वेट ग्लैंड्स। तो आपने देखा कि स्किन ग्लैंडुलर है, यानी स्किन पर ग्लैंड्स पाई जाती हैं, और ग्लैंड्स कैसी हो सकती हैं? स्वेट ग्लैंड्स, पसीने की ग्रंथियां, और सेबेसियस ग्लैंड, ऑयल ग्लैंड। जैसे आपने देखा होगा अक्सर हमारे चेहरे पर नाक वगैरह के पास में कुछ ऑयल सा दिखता है, वो क्या है? सेबेसियस ग्लैंड्स है, ऑयल ग्लैंड से इनसे निकलता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, इसके बारे में बात करते हैं। डायाफ्राम प्रेजेंट है। अब ये डायाफ्राम क्या है, आप जानिए इसको। देखिए क्या होता है कि जो हमारी बॉडी होती है, ध्यान से देखिएगा बोर्ड पर सभी लोग, सपोज करें कि ये हमारी बॉडी है, ओके। तो हमारी बॉडी के अंदर जो ये वाला एरिया है खाली, इसको हम क्या कहते हैं? बॉडी कैविटी, यानी कि देह गुहा, सीलोम भी बोलते हैं। इस बॉडी कैविटी को एक पर्दा पाया जाता है, एक सेपरेशन होता है जो दो पार्ट्स में बांटता है यहाँ पर, ठीक है, हमारे चेस्ट के नीचे और एब्डोमेन के ऊपर। तो ये जो पर्दा होता है, इस पर्दे को कहा जाता है डायाफ्राम, ठीक है, हम इसे क्या कहेंगे? डायाफ्राम। तो ये जो डायाफ्राम होता है, ये हमारी बॉडी को कितने पार्ट में, हमारी कैविटी को कितने पार्ट में बांट रहा है? दो। ऊपर वाली थोरेसिक कैविटी यानी कि वक्ष गुहा, और नीचे वाली एब्डोमिनल कैविटी यानी कि उदर गुहा। इस बारे में मैं ह्यूमन फिजियोलॉजी में डिटेल में आपको बताऊंगा। फिलहाल आप जान लें कि डायाफ्राम की जो प्रेजेंस है वो केवल मैमल्स में होती है। तो डायाफ्राम क्या है? एक सेपरेशन है जो हमारी पूरी बॉडी कैविटी को दो पार्ट्स में बांट रहा है। द अपर इज थोरेसिक कैविटी वाइल द लोअर इज एब्डोमिनल कैविटी। अब आप जानते हैं कि थोरेसिक कैविटी में हमारे लंग्स पाए जाते हैं, हमारा हार्ट पाया जाता है, जबकि हमारी एब्डोमिनल कैविटी में हमारा स्टमक है, लिवर है, किडनीज हैं और पेंक्रियाज है, कई सारे ऑर्गन्स हैं। तो ये जो डायाफ्राम है, इसकी प्रेजेंस कहाँ है? सिर्फ और सिर्फ मैमल में है। तो ये एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है किसका? मैमल्स का। तो आपने लिखा डायाफ्राम प्रेजेंट। प्रेजेंस ऑफ 7 सर्विकल वर्टिब्रीज। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सर्विकल वर्टिब्रीज? चलिए मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। आप इमेजिन करें कि ये हमारा ब्रेन है, आप ऐसा मान लें, ठीक है। तो ये हमारा ब्रेन हो गया। अब आपको पता है कि ब्रेन जो होता है उसके यहाँ से निकलती है हमारी स्पाइनल कॉर्ड। क्या निकलती है? स्पाइनल कॉर्ड। अब ये जो स्पाइनल कॉर्ड होती है, ये घिरी होती है किससे? ये घिरी होती है हमारी वर्टिब्रल कॉलम से, हमारी रीढ़ की हड्डी से। ये हम सभी लोग जानते हैं कि हमारा जो स्कल है, यानी कि ये हमारा जो स्कल है, कपाल, ये किससे जुड़ा हुआ है? वर्टिब्रल कॉलम से, रीढ़ की हड्डी से जुड़ा हुआ है। और इस रीढ़ की हड्डी के ये जो टुकड़े होते हैं, इन्हें कहा जाता है वर्टिब्रीज। क्या कहते हैं इन्हें हम? वर्टिब्रीज। हिंदी में कहते हैं कशेरुकी वर्टिब्रीज। अब आपको पता है कि हमारी रीढ़ की हड्डी तो बहुत लंबी है, पीछे लास्ट तक आई हुई है, यहाँ तक, लेकिन नेक वाले रीजन में, नेक माने गर्दन वाला, तो गर्दन वाला रीजन है, इसमें जितनी भी वर्टिब्रीज होती हैं उनको हम कहते हैं सर्विकल वर्टिब्रीज। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने कहा कि यहाँ से लेकर और यहाँ तक कितनी वर्टिब्रीज होंगी हमारे पास? 7 सर्विकल वर्टिब्रीज। तो सिंपल भाषा में बात करूं तो जो हमारी रीढ़ की हड्डी है, हमारी वर्टिब्रल कॉलम है, उसमें जो टुकड़े होते हैं उन्हें हम वर्टिब्री कहते हैं। और हमारे नेक वाले भाग में कितनी वर्टिब्रीज होती हैं? 7। और नेक वाले भाग की वर्टिब्रीज को हम क्या कहते हैं? सर्विकल वर्टिब्रीज। तो मैमल्स की एक खास बात क्या है कि इनके पास सर्विकल वर्टिब्रीज पाई जाती हैं। अब आपको एक बात और बता दूं कि कुछ बच्चे इस बात में कंफ्यूज होते हैं। लाइक आपसे पूछा गया कि बताइए जो जिराफ होता है, जिराफ के पास कितनी सर्विकल वर्टिब्रीज हैं? तो आपको ऐसा लगता होगा कि जिराफ की गर्दन तो बहुत लंबी है, ऐसा हो सकता है कि जिराफ के पास जो सर्विकल वर्टिब्रीज हैं उनकी संख्या कुछ ज़्यादा होती होगी। बट आपको बता दूं ऐसा बिल्कुल नहीं है। जिराफ की गर्दन भले ही लंबी है, तो होता क्या है कि इसकी सर्विकल वर्टिब्रीज भी लंबी हो जाती हैं, लेकिन उनकी संख्या कितनी? 7 ही रहती है हमेशा। ये बात आप याद रखें। हर एक मैमल में सर्विकल वर्टिब्रीज, मोस्टली कहूँगा, कुछ एक्सेप्शन ज़रूर होते हैं, जो सर्विकल वर्टिब्रीज हैं उनकी संख्या कितनी होती है? 7 होती है। तो आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा कि प्रेजेंस ऑफ 7 सर्विकल वर्टिब्रीज। मैमल्स की वर्टिब्रल कॉलम में जो सर्विकल वर्टिब्रीज होती हैं उनकी संख्या कितनी है? 7 है। तो चलिए वर्टिब्रीज के बाद अब हम बात करेंगे अगले पॉइंट की, दैट इज टीथ, हेट्रोडोंट, थीकोडोंट एंड डाइफियोडोंट।
ये एक बहुत खास बात है। मैमल्स में जो टीथ होते हैं, दांत होते हैं, उनकी कुछ विशेषताएं होती हैं। अब वो कौन कौन सी हैं? हेट्रोडोंट, थीकोडोंट एंड डाइफ्यूडोंट, ये तीनों शब्द अलग अलग आपको समझने हैं। पहला वर्ड हेट्रोडोंट। आपको पता है कि हमारे जो दांत होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं, इंसाइजर, कैनाइंस, प्रीमोलर्स और मोलर्स। तो जब सारे दांत एक जैसे हों तब तो आप इन्हें कहेंगे होमोडोंट, जैसा कि आपने फिशेस में देखा, एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स में देखा। लेकिन यहाँ पर जो दांत हैं वो एक जैसे नहीं हैं, वो अलग अलग प्रकार के हैं। तो दांतों का अलग अलग प्रकार कहलाता है हेट्रोडोंट। हिंदी में कहेंगे विषम दंती। तो हेट्रोडोंट का मतलब क्या हुआ कि जब सारे दांत एक जैसे ना हो, व्हेन ऑल द टीथ्स आर नॉट सिमिलर, देन द कंडीशन इज नोन एज हेट्रोडोंट। इसके बाद अगला वर्ड है थीकोडोंट। थीकोडोंट का मतलब क्या है कि जो हमारे दांत होते हैं वो हमारे जॉ की जो बोन है, जो जॉ बोन है, हड्डी है, उसके अंदर धंसे हुए हैं। ठीक है, तो डीपली इंक्लोजेस हैं, तो उसको क्या कहेंगे? थीकोडोंट। हिंदी में गर्त दंती, मतलब हमारे दांत हड्डी में गहरी गर्त में धंसे हुए हैं, इसको बोलेंगे आप थीकोडोंट। एंड डाइफ्यूडोंट। डाइफ्यूडोंट को हिंदी में कहते हैं द्विबार दंती। नाम से ही क्लियर हो रहा है, द्विबार, जो दांत जीवन में 2 बार आए। मतलब आपको पता है कि मैमल्स में पहले प्राइमरी टीथ आते हैं, छोटे बच्चों में 1 साल के अंदर टीथ निकलना शुरू हो जाते हैं और 7 से 8 साल तक उनके 20 दांत हो जाते हैं। वो टीथ कहलाते हैं प्राइमरी टीथ या फिर मिल्क टीथ। और कुछ दिनों के बाद वो गिरने शुरू हो जाते हैं, उसकी जगह पर परमानेंट टीथ आ जाते हैं और वो लाइफ टाइम रहते हैं और उनकी संख्या 32 होती है। तो वो टीथ्स कैसे हैं? परमानेंट। अब आपने क्या देखा कि टीथ जीवन में 2 बार आए, इस कंडीशन को हम क्या कहेंगे? डाइफ्यूडोंट, यानी कि द्विबार दंती। तो तीनों टर्म्स क्लियर हो गए आपको। हेट्रोडोंट जब दांत एक से ज़्यादा प्रकार के हों, थीकोडोंट गर्तदंती जब दांत हमारे जॉ बोन की गहरी गर्त में धंसे हों, और तीसरा है डाइफ्यूडोंट यानी कि द्विबार दंती जब दांत जीवन में 1 से 2 बार 2 बार आए तो उन्हें डाइफ्यूडोंट कहेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है एब्सेंस ऑफ क्लोएका। अब इनका जो पाचन तंत्र होता है, मैमल्स का जो पाचन तंत्र होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, उसमें क्लोएका नहीं होता। आपको पता है कि क्लोएका क्या है कि जब मलमूत्र त्याग करने के लिए या जनन के लिए एक ही छिद्र होता है तो उसे हम क्लोएका कहते हैं। अ सिंगल अपर्चर विच ओपन्स आउटसाइड एंड कंटेनिंग 3 सिस्टम्स। ऐसा छिद्र जिसमें 3 सिस्टम खुलते हैं। हमने आपको पहले भी बताया कि पाचन तंत्र हमारा जनन तंत्र और साथ ही साथ हमारा यूरिनरी सिस्टम यानी मूत्र तंत्र। तो उस छिद्र को हम क्या कहते थे? क्लोएका। लेकिन मैमल्स में केस क्या है कि ज़्यादातर मैमल्स में मलमूत्र त्याग करने के लिए अलग अलग छिद्र हैं। मूत्र त्याग करने के लिए यानी यूरिन के लिए यूरिनरी ऑरिफिस यानी मूत्र छिद्र है, और मल त्याग करने के लिए एनस यानी कि गुदा द्वार है। ठीक है, तो क्लोएका एब्सेंट हो गया। नेक्स्ट पॉइंट है रेस्पिरेशन बाय लंग्स। अब आपको पता है कि जो मैमल्स हैं, हम लोग हैं, श्वसन कैसे करते हैं? लंग्स से, फेफड़ों से श्वसन करते हैं। हार्ट इज 4 चैम्बर्ड। हमारे हार्ट में कितने चैम्बर हैं? पूरे 4 चैम्बर हैं। मैं कई बार ये बात बता चुका हूँ कि हार्ट में मनुष्य में कितने चैम्बर होंगे? 4। सारे मैमल्स में 4 ही होंगे। अब ऊपर के 2 चैम्बर्स को हम क्या कहेंगे? ऑरिकल्स, ये छोटे होते हैं, और नीचे के 2 चैम्बर्स को हम क्या कहेंगे? वेंट्रिकल्स, और ये कैसे होते हैं? बड़े होते हैं। तो हार्ट कैसा हो गया मैमल्स का? 4 चैम्बर्ड हो गया। आरबीसीज आर नॉन न्यूक्लिएटेड। अभी तक हमने देखा था आरबीसीज, हिंदी में लाल रुधिर कणिकाएं, रेड ब्लड कॉर्पसल्स। आपको पता है हमारे ब्लड में आरबीसीज होती हैं, और जो आरबीसीज होती हैं उनमें क्या होते हैं? ज़्यादातर तो आपने पीछे पढ़ा था, चाहे वो फिशेज हों, एम्फीबिया हों, रेप्टिलिया हों, सभी में हमने क्या देखा था कि आरबीसीज में न्यूक्लियस पाया जा रहा था, ये ओके। लेकिन इन केस ऑफ मैमल्स, स्तनधारियों में आरबीसीज में न्यूक्लियस नहीं होता है। आरबीसीज ओवल शेप्ड होती हैं और नॉन न्यूक्लिएटेड होती हैं। तो आरबीसीज आर नॉन न्यूक्लिएटेड, बिना केंद्रक वाली आरबीसीज होती है। बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन कॉमन है, कंपटीशन में पूछा जाने वाला। पूछते हैं कि एम्फीबियंस की आरबीसीज कैसी होती हैं, तो आप कहेंगे न्यूक्लिएटेड, और मैमल्स की आरबीसीज कैसी हैं? नॉन न्यूक्लिएटेड हैं। इसके बाद हम आते हैं अगले पॉइंट पर, दैट इज एक्सक्रीशन बाय किडनीज। अब ये जो उत्सर्जन है, एक्सक्रीशन है, कैसे हो रहा है? किडनीज के द्वारा हो रहा है। तो सबको पता है कि किडनीज होती हैं हमारी बॉडी के अंदर, वो हमारी बॉडी के एक्सक्रीटरी वेस्ट को बाहर निकालती हैं, और प्रक्रिया कहलाती है उत्सर्जन या एक्सक्रीशन। तो एक्सक्रीशन किससे हो रहा है? किडनीज से हो रहा है। दे आर यूरिकोटैलिक। मैंने पहले भी बताया है कि जब कोई एनिमल अपने एक्सक्रीटरी वेस्ट के रूप में यूरिया निकालता है तो उसे हम यूरिकोटैलिक कहते हैं। सॉरी, यहाँ पर मेरी एक मिस्टेक हुई है, इट्स
यूरियोटेलिक, ये टर्म सही कर लें आप लोग, यूरियोटेलिक। जब कोई एनिमल अपने एक्सक्रीटरी वेस्ट के रूप में, उत्सर्जी पदार्थ के रूप में यूरिया निकालेगा तो उसे हम कहेंगे यूरियोटेलिक। और सारे मैमल्स कैसे होते हैं? यूरियोटेलिक होते हैं, क्योंकि वो अपने मूत्र के रूप में क्या निकालते हैं? यूरिया निकालते हैं। मैंने गलती से यहाँ पर यूरिक एसिड लिख दिया था, आप इसे प्लीज़ ठीक कर लीजिएगा। आगे है नेक्स्ट पॉइंट, क्रेनल नर्व्स आर 12 पेयर्स। अभी पता है आपको क्रेनल नर्व्स क्या होती हैं? ये हमारा क्रेनियम है, मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको। ये हमारा जो स्कल होता है उसका ये वाला हिस्सा क्या कहलाता है? क्रेनियम। क्रेनियम माने कपाल। और इसके अंदर जो नर्व्स पाई जाएंगी, जो तंत्रिकाएं पाई जाएंगी, वो क्या कहलाएंगी? क्रेनल नर्व्स कहलाएंगी। मतलब अगर कोई तंत्रिका हमारी आंख से हमारे ब्रेन में जा रही है, हमारे कान से ब्रेन में जा रही है, नाक से ब्रेन में जा रही है, तो ये तंत्रिका कैसी है? कपाल तंत्रिका, क्रेनल नर्व है। तो ऑल द नर्व्स विच आर प्रेजेंट इनसाइड द क्रेनियम आर नोन एज क्रेनल नर्व्स। तो यहाँ पर भी क्रेनल नर्व्स कितनी हैं? पिछले वीडियो में आपको बताया गया था, जैसे कि एवीज में, कि क्रेनल नर्व्स कितनी है? 12 पेयर्स हैं, 12 जोड़ी होती हैं क्रेनल नर्व्स। नेक्स्ट पॉइंट है एक्सटर्नल ईयर विद ईयर पिन्ना। ना व्हाट इज पिन्ना? अब देखिए, ये जो स्ट्रक्चर्स हैं जिन्हें हम सामान्य भाषा में ईयर या कान कहते हैं, एक्चुअली दे आर ईयर पिन्ना। इन्हें हम कहेंगे ईयर पिन्ना। हिंदी में बाह्य कर्ण या कर्ण पल्लव भी बोलते हैं। तो दीज आर द ईयर पिन्ना। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ ईयर पिन्ना। ये केवल मैमल्स की स्पेशलिटी है कि ज़्यादातर मैमल्स में ईयर पिन्ना पाए जाते हैं। कुछ एक्सेप्शन हैं जिनमें नहीं होते, लेकिन ज़्यादातर मैमल्स में क्या है? पिन्ना पाए जा रहे हैं। तो पिन्ना का पाया जाना एक एक्सक्लूसिव कैरेक्टर है क्लास मैमेलिया का। तो आपने लिखा एक्सटर्नल ईयर जो है, बाह्य कर्ण जो है, वो कैसे है? पिन्ना के फॉर्म में पाया जा रहा है। बाकी पीछे आपने एनिमल्स में देखा था कि केवल एक छिद्र जैसा होता था जिसको हम कहते थे टिम्पैनम, और टिम्पैनम ही उनका ईयर माना जाता था। यहाँ पर क्या है? ईयर में पिन्ना है। मिडिल ईयर विथ 3 ईयर ऑसल्स। अब आपको बता दूं कि हमारे जो ईयर होते हैं इनमें सबसे बाहर की तरफ तो आपने देखा, ये क्या है? एक्सटर्नल ईयर। इसे हमने क्या कह दिया? पिन्ना कह दिया। अब एक्सटर्नल ईयर थोड़ा सा आगे बढ़ता है और यहाँ तक चलता है, इतना कहलाता है एक्सटर्नल ईयर। इसके बाद स्टार्ट होता है मिडिल ईयर। तो ये मिडिल ईयर में बना रहा हूँ रफली यहाँ पर। मिडिल ईयर में 3 हड्डियाँ होती हैं, 1, 2 एंड 3। छोटी छोटी 3 हड्डियां हैं, बोन्स हैं। इनमें से पहली इनकस, दूसरी मैलस और तीसरी स्टेपीज। तो हमारे मिडिल ईयर में 3 बोन्स हैं। अब इन बोन्स को, छोटी बोन्स को एक नया नाम दिया गया है, दैट इज ईयर ऑसल्स। ऑसल्स का मतलब होता है हिंदी में अस्थिकाएं। अस्थिकाओं का मतलब स्मॉल बोन। तो मिडिल ईयर में 3 ईयर ऑसल्स पाई जाती हैं, 3 छोटी बोन्स पाई जाती हैं, इनकस, मैलियस, स्टेपीज। इनमें स्टेपीज सबसे छोटी हड्डी है। ये सवाल हम सभी जानते हैं कि बॉडी की सबसे छोटी जो बोन है वो कौन सी है? स्टेपीज है, जो मिडिल ईयर में पाई जाती है। तो ये पॉइंट भी आपको क्लियर हो गया होगा कि मिडिल ईयर में क्या होता है? 3 ईयर ऑसल्स होती हैं, इनकस, मैलियस, स्टेपीज। नाउ द नेक्स्ट इज ब्रेन हाईली डेवलप्ड। अब इनका जो ब्रेन है वो बहुत डेवलप है। सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट माने जाते हैं मैमल्स, इसलिए इनका जो ब्रेन है वो क्या है? इट इज़ हाईली डेवलप्ड। ब्रेन बहुत ज़्यादा विकसित होता है। अगला जो पॉइंट लिखा है विद कार्पस कैलोसम। नाउ ये एक कनेक्टिंग पॉइंट है जो समझना है आपको। कार्पस कैलोसम क्या चीज़ होती है? तो मेरे पास एक मॉडल है ब्रेन का जो मैंने काफ़ी पहले बनाया था, मैं आपको शो करता हूँ। इसमें मैं आपको कार्पस कैलोसम समझा पाऊँगा। सभी लोग ध्यान से देखिए इसको। ये आपको ब्रेन का मॉडल दिख रहा होगा। अब ये जो हमारा ब्रेन होता है इसमें 2 पार्ट होते हैं। पूरा तो एक गोल है, स्फीयर है, तो एक टुकड़े को क्या कहेंगे? हेमीस्फीयर। तो ये हो गए ब्रेन के 2 हेमीस्फीयर। आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से आपको अंदर से ये दिखाई पड़ेगा। तो ब्रेन के ये 2 हेमीस्फीयर हैं। इनको जोड़ने के लिए बीच में एक सी आकार का बैंड आपको दिख रहा होगा, ये येलो कलर का। मैं इसमें दिखाता हूँ आपको। ये येलो कलर का आपको ये जो सी आकार का बैंड दिख रहा है, ये पार्ट कहलाता है कार्पस कैलोसम। और इसी कार्पस कैलोसम की वजह से ब्रेन के ये जो दोनों हेमीस्फीयर हैं ये आपस में जुड़े रहते हैं। इस तरीके से आप देख पा रहे होंगे। तो कार्पस कैलोसम क्या हुआ? एक सी आकार का बैंड जिसने ब्रेन के दोनों हेमीस्फीयर को आपस में जोड़ने का काम किया है। तो उम्मीद कर रहा हूँ ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो अब इसके बाद हम बात करेंगे अगले पॉइंट की। ये है सेक्सेस सेपरेट, मतलब सेक्स जो हैं वो अलग अलग है। मेल अलग है, फीमेल अलग है। आप देख पा रहे होंगे सभी ह्यूमंस में, या कह सकते हैं या कह लें कोई भी एनिमल हो जो कि मैमल है, लाइक हमने कहा गाय है
तो फीमेल हो गई, बैल हो गया, मेल हो गया। इसी तरीके से कई सारे एनिमल्स हैं, सभी में मेल अलग है, फीमेल अलग है। तो आप इसे सेक्सेस सेपरेट कह सकते हो, या फिर यूनिसेक्सुअल यानी एक लिंगी, व्हेन द मेल एंड फीमेल आर सेपरेट। इसके बाद लिखा हुआ है टेस्टिस आउटसाइड इन द टेस्टिस सैक। अब आपको पता है कि जो मेल होता है उसमें सबसे बाहर की तरफ तो पेनिस होता है, और पेनिस के नीचे यहाँ पर क्या है, टेस्टिस सैक है। ये मैंने रफली बना दिया एक मेल की बॉडी को। तो आप देखिए कि मेल में जो टेस्टिस हैं वो कहाँ हैं, बॉडी के बाहर हैं। ये मैंने मान लिया क्या है, टेस्टिस हैं, और ये टेस्टिस कहाँ पाए जा रहे हैं, बॉडी के बाहर। और जिसके अंदर पाए जा रहे हैं इसको हम कहते हैं टेस्टिस सैक। ये क्या है, टेस्टिस सैक है, हिंदी में वृषण कोश। तो टेस्टिस जो होते हैं मेल के वो कहाँ हैं, बॉडी के बाहर हैं। अब बात आती है कि बाहर क्यों हैं, तो आपको बता दूं कि टेस्टिस के अंदर स्पर्म बनते हैं। हम सभी जानते हैं स्पर्म बनते हैं, शुक्राणु बनते हैं। स्पर्म के बनने के लिए जो टेम्परेचर चाहिए वो बॉडी के अंदर थोड़ा ज़्यादा है, ठीक है। इसलिए जो टेस्टिस होते हैं मैमल्स में वो कहाँ होते हैं, बाहर की तरफ होते हैं, टेस्टिस सैक के अंदर होते हैं। ओके, टेस्टिस आउटसाइड इन द टेस्टिस सैक इन मेल, ठीक है। नेक्स्ट, मोस्टली विविपेरस। अब ज़्यादातर जो मैमल्स होते हैं वो कैसे हैं, विविपेरस हैं। विविपेरस का मतलब बच्चे देने वाले। दोज एनिमल्स विच डायरेक्टली गिव बर्थ टू देयर यंग वंस। ऐसे जंतु जो सीधे सीधे अपने बच्चों को जन्म देते हैं, कोई लार्वल फॉर्म नहीं होती, उन्हें हम कहेंगे विविपेरस। तो ये विविपेरस हो गए। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है वो है फेटस एम्ब्रियो नॉरिशेज थ्रू प्लेसेंटा। अब चलिए मैं इस पॉइंट को क्लियर करने की कोशिश करता हूँ कि ये क्या होता है। ओके, तो ये फेटस क्या है स्टूडेंट्स, देखिए इसको, इसे हम एम्ब्रियो भी कह सकते हैं। चलिए मैं समझाने की कोशिश करता हूँ आपको रफली। यहाँ पर सपोज करें कि ये किसी फीमेल का गर्भाशय यानी कि यूट्रस है। ओके, अब यूट्रस के अंदर हमने मान लिया कि जो बच्चा है, जो हमारा एम्ब्रियो है, वो पल रहा है, ठीक है। अब इसका जो डेवलपमेंट है वो अभी कंप्लीट नहीं है। आप ऐसे मान लें कि जो डेवलपमेंट है, मैं रफली ड्रॉ कर रहा हूँ इसको, ठीक है। तो ये जो एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है ये जुड़ा होता है कहाँ से, गर्भाशय की दीवार से, एक स्ट्रक्चर के द्वारा। अब आप देखिए कि जो भी इसे फूड चाहिए, जो भी इसे हार्मोन चाहिए, वो सारा कुछ इसी स्ट्रक्चर के द्वारा अंदर जाएगा। अब इसकी बॉडी में जो भी बेकार की चीज़ें बन रही हैं, लाइक CO2 है या एक्सक्रीटरी वेस्ट है, वो भी सारा कुछ इसी के माध्यम से बाहर निकलेगा। तो ये जो रेड कलर का एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर देख रहे हैं, इसके दो पार्ट हैं। इस वाले पार्ट को हम कहेंगे प्लेसेंटा। ये पार्ट क्या कहलाएगा, प्लेसेंटा। तो प्लेसेंटा क्या है एक्चुअली, प्लेसेंटा गर्भाशय से जुड़ी हुई एक रचना है जिसके द्वारा इस एम्ब्रियो का, जिसे हम ह्यूमन के केस में क्या कहते हैं, फेटस बोलते हैं, इसका डेवलपमेंट हो रहा है। आपको पता है कि जो मैमल्स होते हैं वो बच्चों को जन्म दे रहे हैं, और बच्चों का कंप्लीट डेवलपमेंट कहाँ पूरा हो रहा है, माता के यूट्रस में यानी गर्भाशय में। तो अब बच्चा माँ के गर्भ में जब है तो मुंह से नहीं खा पा रहा है, तो उसके नॉरिशमेंट के लिए, उसके न्यूट्रिशन के लिए जो स्ट्रक्चर बनती है यूट्रस में, उसको हम क्या कहते हैं, प्लेसेंटा। हिंदी में जरायुज बोलते हैं। और जिन एनिमल्स में प्लेसेंटा पाया जाता है उन्हें हम जरायुजी या प्लेसेंटल एनिमल्स के नाम से जानते हैं। तो आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई होगी कि जो फेटस है या जो एम्ब्रियो है वो नॉरिशमेंट लेता है, पोषण लेता है थ्रू प्लेसेंटा। किसके द्वारा, प्लेसेंटा के द्वारा। इसके बाद आपको बताया गया पेरेंटल केयर वेल डेवलप्ड। जो पेरेंटल केयर है मतलब पैतृक देखभाल, माता पिता के द्वारा अपने बच्चों की देखभाल करना क्या कहलाएगा, पेरेंटल केयर कहलाएगा। और ये कैसी होती है, वेल डेवलप्ड होती है, मतलब पूर्ण विकसित है। हमें पता है कि सारे मैमल्स अपने बच्चों को बहुत ही संभाल के रखते हैं। लाइक अभी अगर आप किसी फीमेल मंकी को देखें तो वो अपने बच्चे को हमेशा अपने सीने से लगाए रखती है, इधर उधर भी नहीं जाने देती है। ऐसे कोई भी एनिमल है जो अपने, जो मैमल है वो अपने बच्चों की बहुत ज़्यादा केयर करते हैं। हम ह्यूमंस पे भी अपने बच्चों की केयर पाई जाती है। तो पेरेंटल केयर जो है वो सबसे ज़्यादा आपको कहाँ देखने को मिलेगी, वो मैमल्स में देखने को मिलेगी। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, दे आर द मोस्ट इंटेलिजेंट एनिमल्स। हम सभी जानते हैं कि जो मैमल्स हैं दुनिया में वो सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं। अब मैमल्स में भी ह्यूमन जो है, मनुष्य जो है, वो सबसे ज़्यादा बुद्धिजीवी है, सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है। लेकिन अगर इसके बाद कोई आता है तो वो है आपका चिंपैंजी, जैसे हम सभी जानते हैं द सेकेंड इंटेलिजेंट मैमल इन द वर्ल्ड। मनुष्य के बाद जो दूसरा कोई इंटेलिजेंट मैमल है तो उसका नाम क्या है, चिंपैंजी है। और आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने नाम भी लिखा उसका, पैन ट्रोग्लोडाइट्स।
तो ये इसका वैज्ञानिक नाम हो गया पैन ट्रोग्लोडाइट्स, ये चिंपैंजी इंग्लिश में कहलाता है। इसके बाद आप देखो अगले पॉइंट को, दे आर वार्म ब्लडेड। हम पहले भी बात कर चुके हैं कि ऐसा एनिमल जिसकी बॉडी का टेम्परेचर बाहर के टेम्परेचर के हिसाब से चेंज नहीं होता, मतलब बॉडी का टेम्परेचर हमेशा कांस्टेंट रहता है, स्थिर रहता है, उसे हम हिंदी में कहते हैं समतापी, यानी ताप समान रहेगा। इंग्लिश में कहेंगे वार्म ब्लडेड, सामान्य भाषा में गर्म रुधिर वाले, और बायोलॉजी में इसके लिए टर्म यूज होता है होम्योथर्म। तो सारे मैमल्स कैसे हैं? होम्योथर्म्स हैं। पीछे हमने बर्ड्स में पढ़ा था, बर्ड्स भी कैसी थी? होम्योथर्म थी। और उसके पहले रेप्टाइल थे, या जो है आपके फिशेस थी, एम्फीबिया थे, वो कैसे थे? कोल्ड ब्लडेड थे। तो आप याद कर लें कि बर्ड्स और मैमल्स ये दोनों कैसे होते हैं? वार्म ब्लडेड होते हैं, यानी कि होम्योथर्म होते हैं। इनकी बॉडी पर बाहर के टेम्परेचर का कोई असर नहीं होता, ये अपनी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन रख पाते हैं। नेक्स्ट है रिब्स आर 12 पेयर्स। अब आपको पता है कि रिब्स माने क्या होते हैं? पसलियाँ। हमारे चेस्ट में क्या पाई जाती हैं? रिब्स पाई जाती हैं, जिसके बारे में डिटेल में मैं ह्यूमन के स्केलेटन सिस्टम यानी मानव के कंकाल तंत्र पर जब वीडियो बनाऊंगा तब बात करूंगा। तो हमें पता है कि ये हमारी रिब्स पाई जा रही हैं। रिब्स कितनी हैं? 12 पेयर्स। 12 इधर होंगी और 12 इधर होंगी। टोटल मैमल्स में रिब्स की संख्या क्या होगी? 12 जोड़ी, या कि 12 पेयर्स। तो रिब्स आर 12 पेयर्स। फर्टिलाइजेशन इंटरनल, आपको पता है कि मेल फीमेल में जो फर्टिलाइजेशन फीमेल में हो रहा है वो कैसा हो रहा है? इंटरनल हो रहा है। मैंने आपको बताया था कि मेल अपने स्पर्म फीमेल की बॉडी में छोड़ता है, और वो स्पर्म फीमेल की बॉडी के अंदर जाकर उसके ओवा को फर्टिलाइज करते हैं, अंडाणुओं को निषेचित करते हैं। इस प्रकार का फर्टिलाइजेशन जो बॉडी के अंदर हो रहा है उसे हम कहेंगे इंटरनल फर्टिलाइजेशन। तो ये हो गया इंटरनल फर्टिलाइजेशन। इसके बाद बात करें एग्जाम्पल्स की, तो हम सभी जानते हैं कि मैमल्स कौन कौन से हैं। कुछ खास मैमल्स मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं, चलिए इनको देखते हैं। ह्यूमन हम सभी जानते हैं, चिंपैंजी मैंने अभी आपको बताया इसके बारे में, लॉयन शेर, काऊ यानी कि आपका गाय, डॉग, जिराफ, फिर कुछ इंपॉर्टेंट नाम लास्ट में। पहला है कंगारू। अब आपको पता है कि जो कंगारू होता है उसके पास एक पाउच जैसा पाया जाता है। ओके, तो मैं बात कर रहा हूँ कि जो कंगारू है उसे हम पाउच्ड मैमल कहते हैं। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पाउच्ड मैमल? तो चलिए मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हम सपोज कर लें कि ये है हमारा कंगारू। अभी जो कंगारू होता है, आपको पता है कि कंगारू जो है वो ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। इस कंगारू के पास में एक पाउच जैसी स्ट्रक्चर आप यहां पर देख पाओगे। ठीक है, मैंने आपको रफली समझाने के लिए बना दिया। अब आप देखिए कि इस कंगारू में आप ये जो पाउच देख रहे हो, ये कुछ इस तरीके का यहाँ पर एक पाउच जैसी है, थैली जैसी है। इसके अंदर इसका बेबी रहता है। अब इसका ये जो बेबी है कंगारू का, बेबी कंगारू है, वो इस पाउच में ही अपना न्यूट्रिशन लेता है और जन्म के कुछ समय बाद तक वो यहीं रहता है। ऐसे एनिमल्स जो वेल डेवलप बच्चों को जन्म नहीं दे पाते, यानी उनके बच्चे जो होते हैं वो पूरी तरीके से डेवलप नहीं हैं, उन्हें हम कहते हैं पाउच्ड मैमल, यानी इनके पास एक पाउच है। और आप यहाँ पर याद भी कर लें क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण कंपटीशन में सवाल पूछा जाने वाला है। मार्सुपियम, ये टर्म आपको याद रखना है। हिंदी में कहते हैं शिशुधानी, शिशुधानी। तो मार्सुपियम जो है वो पाया जा रहा है, कहाँ पाया जा रहा है? कंगारू के पास। आप देख पा रहे हो इस थैली को हम क्या कहेंगे? पाउच। तो इंग्लिश में सामान्य भाषा में बोल दिया, बट एक्चुअली इसका नाम हिंदी में शिशुधानी, क्योंकि शिशु रह रहा है इसमें। और बायोलॉजी में इसे हम क्या कहते हैं? मार्सुपियम। तो मार्सुपियम की प्रेजेंस कहाँ मिलेगी आपको? आपके इस कंगारू में मिलेगी। तो आप ये बात याद रखेंगे। सवाल भी आपका ये इंपॉर्टेंट है, आप याद रखें इसे। नेक्स्ट है आपका एकिडना एंड डक-बिल्ड प्लैटिपस। अब ये दो एनिमल्स हैं जिनकी इमेज मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ। एकिडना, एकिडना और दूसरा डक-बिल्ड प्लैटिपस। एकिडना को हम कहते हैं चींटी खोर हिंदी में, इंग्लिश में बोलते हैं ऑस्ट्रेलियन आंट ईटर। तो ये जो आंट ईटर है यानी चींटी खाने वाला, इसका नाम है एकिडना। और दूसरा डक-बिल्ड प्लैटिपस, जिसे ऑरेंथोरिंकस भी कहते हैं, उसका जूलॉजिकल नेम होता है। तो डक-बिल्ड प्लैटिपस को क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इसकी जो बीक होती है डक-बिल्ड प्लैटिपस की, वो बतख के जैसी यानी डक के जैसी होती है, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया गया? डक-बिल्ड प्लैटिपस। लाइक कुछ समथिंग इस तरह से आप देख पा रहे होगे। तो ये जो फ्रंट का हिस्सा आप देख रहे हो, ये जो बीक है, ये किसकी तरह है? डक के जैसी। तो आपने इसे क्या कह दिया? डक-बिल्ड प्लैटिपस। तो ये दो एनिमल्स के बारे में खास बात क्या है मैं आपको बता दूं। ये दो एनिमल्स एग लेइंग मैमल्स कहलाते हैं।
मतलब ओवीपेरस। ऐसे मैमल्स जो अंडे दे रहे हैं, बच्चे नहीं दे रहे हैं, इनको हम क्या कहते हैं? डकविल प्लेटिपस। 2 एनिमल मैंने बताया आपको, और दूसरे क्या हैं? एकिडना। और इनके लिए क्लास मैमेलिया का एक अलग से सब क्लास बनाया गया है जिसका नाम है प्रोटोथीरिया। आपको बता दूं कि क्लास मैमेलिया का आज मैंने आपसे जनरल कैरेक्टर्स की बात की। आगे की वीडियोस में मैं इस पे एक क्लासिफिकेशन वीडियो बनाऊंगा मैमल्स का, तब आपको बताऊंगा कि प्रोटोथीरिया क्लास मैमेलिया का सब क्लास है। मतलब सब क्लास क्या है? क्लास से छोटी यूनिट क्या है? सब क्लास है, प्रोटोथीरिया। और प्रोटोथीरिया में जो मैमल्स रखे गए हैं वो कैसे होते हैं? एग लेइंग मैमल्स हैं। और प्रोटोथीरिया का ही एग्जाम्पल हैं एकिडना और डकविल्ड प्लेटिपस। आप इन्हें बिल्कुल याद रखें क्योंकि ये सवाल बहुत ही कॉमन है पूछा जाने वाला कि आपको एग लेइंग मैमल्स या ओवीपेरस मैमल्स के नाम बताने हैं, तो आप याद कर लें, दीज आर द एकिडना एंड डकविल्ड प्लेटिपस। तो ये था जनरल कैरेक्टर। उम्मीद करता हूँ कि सारी बातें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। इस डायग्राम में भी कुछ बातें मैं आपको बता देता हूँ। लाइक आपने पहले ही देख लिया कि बॉडी में 4 लिम्स हैं, पूरी बॉडी पर हेयर्स कवर हैं। ये 4 लिम्स हो गए, ये हैंड लिम्स हो गए। पेंटाडेक्टाइलस हैं, 5-5 उंगलियां हैं, उन पर नेल्स पाए जा रहे हैं। उसके अलावा हेड हो गया, ये आई है, नोज़ है, माउथ थोड़ा सा आगे निकला हुआ होता है, इसको हम प्रोगेनाथस बोलते हैं। इसके बाद आप देख सकते हो ये नेक रीजन है, ये बैक रीजन है। तो ये डायग्राम था चिंपैंजी का। उम्मीद कर रहा हूँ कि इस वीडियो में आपको सारी बातें मेरी बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। और इसके बाद, इस वीडियो के बाद मैं अपनी एनिमल किंगडम सीरीज़ को यहाँ पर ब्रेक कर रहा हूँ। कुछ क्लासिफिकेशंस वगैरह मैमेलिया के रह गए हैं, बट स्टूडेंट्स मुझसे कई सारी डिमांड कर रहे हैं बॉटनी के वीडियोज़ की और ह्यूमन फिजियोलॉजी के वीडियोज़ की। तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं इसके बाद जो है उन्हीं पर काम करूँ और उन्हीं पर वीडियोज़ बनाऊँ। तो एनिमल किंगडम की इस सीरीज़ में आज मैं, ये लास्ट वीडियो है मेरा। आगे इन फ्यूचर में और वीडियोज़ बेस पर बनाऊँगा। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न है तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछिएगा। कोई भी डाउट आपको नहीं होना चाहिए, अगर है तो बिल्कुल पूछें और मैं डेफिनेटली उसका रिप्लाई करूँगा, जो भी चीज़ें आपको समझ में ना आई हों। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।